Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the pursuit of parajumbles part 16. So without wasting any further time, let's begin with the today's session. So this is the weekly schedule of the classes, so you can take a screenshot of it. Okay, so here is our first parajumble and let us read out the instructions first. 4 sentences labeled 1, 2, 3, 4 given in this question, when properly sequenced, form a coherent paragraph. Each of the sentences is labeled with a number. Decide on the proper sequence of the order of the sentences and key in this sequence of 4 numbers as your answer. ठीक है, तो यहाँ पे 4 sentences लिखे हुए हैं. ठीक है, और हमें इसे properly arrange करना है sequenced manner में. ठीक है, तो पहले हम इसे पढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं कि इसमें किस बारे में बात हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट में इन द एरा ऑफ स्मार्ट वर्ल्ड. ओके, ये किस एरा की बात कर रहा है, स्मार्ट वर्ल्ड में. हाउएवर, ओके, हाउएवर है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट which cannot address the potential breakdown of a social contract when large swaths of the population would be effectively be unemployed. ठीक है, तो काफी भारी भरकम बात बोल दिया है, तो हम इससे पहले समझते हैं कि क्या बोलता है. पहले तो ये है कि ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात कर रहा है. ठीक है, तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होता है पहले हमें ये समझना जरूरी है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अभी आ गया है. ठीक है, इंडिया में भी अब इस चीजों की किस चीज के बारे में बात हो रही है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बात हो रही है. ठीक है, और पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था. ठीक है, तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लाने की बात क्यों हो रही है. ठीक है, ताकि ये इसलिए लाया जा रहा है या लाने की बात हो रही है क्योंकि देखा जा रहा है कि सोसाइटी में बहुत सारा क्या है, इनइक्वालिटी है. ठीक है, और उस इनइक्वालिटी को ब्रिज करने के लिए, ठीक है, वो क्या करना चाहते हैं, वो हर एक सिटीजन को, जो भी आपके कंट्री के सिटीजन है, सबको एक वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम आपको प्रोवाइड करने की बात इसमें कहा जाता है. ठीक है, तो इससे क्या, इससे कुछ पॉजिटिव भी होगा, इससे कुछ निगेटिव भी होगा. ठीक है, तो देखते हैं आगे कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव क्या है. ठीक है, तो बता रहा है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, बोल रहा है कि ये इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, ताकि इनइक्वालिटी को ब्रिज किया जा सके. ठीक है, विच कैनॉट एड्रेस द पोटेंशियल ब्रेकडाउन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हमें ये भी समझना जरूरी है. ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कि पीपल लिविंग टुगेदर इन सोसाइटीज इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट दैट एस्टैब्लिशेस मॉरल एंड पॉलिटिकल रूल्स ऑफ बिहेवियर. ठीक है, तो एक तरीके का क्या होता है, आपका एक एग्रीमेंट होता है जिसके तहत क्या जो सिटीजन्स होते हैं या जो पब्लिक होती है, ठीक है, तो उनको एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स या कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, एक रूल ऑफ बिहेवियर को फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. ठीक है, व्हेन लार्ज स्वॉथ्स ऑफ द पॉपुलेशन वुड इफेक्टिवली बी अनएम्प्लॉयड. ठीक है, और क्या बता रहा है कि ये क्या हो जाएगा, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसके वजह से क्या होगा कि लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज स्वॉथ मतलब बहुत बड़ा पॉपुलेशन, ब्रॉड स्ट्रिप. ठीक है, ब्रॉड नंबर ऑफ पीपल, मेनी नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, तो वो क्या होगा, उनका क्या होगा पॉपुलेशन का, दे वुड बी लेफ्ट अनएम्प्लॉयड. ठीक है, तो अनएम्प्लॉयड क्यों हो जाएगा, क्योंकि सबके पास, जब आप ये सोचिए कि जगह सबको अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर लागू हो जाता है इंडिया में, ठीक है, तो सबको एक हर महीने उसको कुछ ना कुछ उसको पैसा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से. ठीक है, तो अगर उसको फ्री में पैसा मिलेगा तो वो काम क्यों करेगा. ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा कि लार्ज पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा. ये तो सिंपल सा चीज है, अगर आप किसी को फ्री में पैसा दोगे तो वो काम थोड़ी करेगा, वो तो बैठे बैठे खाएगा. ठीक है, तो इसका ये एक क्या बोला, एक निगेटिव एस्पेक्ट को यहाँ पे दिखा रहा है. मगर यहाँ पे ये भी बता रहा है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है, एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, मगर वो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो ब्रेकडाउन है उसको रोक नहीं पाएगा. और ये ब्रेकडाउन क्या है कि लार्ज पॉपुलेशन जो है वो अनएम्प्लॉयड रह जाएगा. ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहा है, इन द एरा ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अच्छा, अब यहाँ पे एक नए एरा की बात हो रही है, किसकी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो रही है. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर. ठीक है, ओके, एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, पुअर लॉज एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस हेल्प families cope with the pressure of mechanized
ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि बहुत तेजी से जो है मतलब वार फुटिंग पे जो है आपका इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा रहा था। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हुआ कि इतने इंडस्ट्रीज आ गए, इतना इंडस्ट्रीज आ गए कि उसको एक रेवोल्यूशन का नाम दे दिया गया जिसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो क्या हुआ कि चाइल्ड लेबर का एबॉलिशन हो गया, मतलब उस पर रोक लग गई, उसको उसके खिलाफ कानून लाया गया ताकि चाइल्ड को लेबर नहीं करना पड़े। ठीक है। और जो भी गलत गलत लॉज थे, ठीक है, कंपनी लॉ होगा या बहुत सारे तरह के लॉ होंगे, उसको भी क्या किया गया, उसको हटा दिया गया। ठीक है। एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस। ठीक है। तो क्या हुआ, उसके वजह से क्या हो गया कि आपका एक ट्रेड यूनियंस फॉर्म कर गया। ठीक है। तो ट्रेड यूनियंस का काम क्या होता है, ट्रेड यूनियंस का काम ये होता है कि वो वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। ठीक है। तो वो कैसे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा वो देखते हैं। तो बोल रहा है कि इट हेल्प फैमिलीज कोप विद द प्रेशर ऑफ मैकेनाइज्ड वर्क। ठीक है। तो क्या है कि जैसे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया तो इसका मतलब ही है कि मशीनरी आया होगा। ठीक है। तो अगर जब मशीनरी आ गया तो फिर क्या होगा, जब सब चीजें ऑटोमेटेड हो जाएगी तो फिर वर्कर्स की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। ठीक है। तो उसी चीज को वही वही जो इंटरेस्ट है वर्कर्स का, ठीक है, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड यूनियंस का ग्रोथ हुआ। ठीक है। और उन्होंने कंपनीज के ऊपर प्रेशर डाला, ठीक है, कि आप मैकेनाइज्ड वर्क को चालू रखें। मैकेनाइज्ड वर्क मतलब क्या होता है, वर्किंग विथ हैंड। ठीक है। तो अगर हर चीज अगर एक मशीन ही करेगा तो फिर यहाँ पे वर्कर्स की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इन द एरा ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या क्या हुआ, एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, पुअर लॉज एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस हेल्प फैमिलीज कोप अप विद प्रेशर्स ऑफ मैकेनाइज्ड वर्क। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं क्या बोल रहा है, ग्रोइंग इनइक्वालिटी। ओके, ग्रोइंग इनइक्वालिटी कुड बी मैच्ड बाय अ creeping authoritarianism that is bolstered by technology that is increasingly able to peer into the deepest vestiges of our life। ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसमें कि जो इनइक्वालिटी जब ग्रो करेगा, ठीक है, तो इसी इनइक्वालिटी को ब्रिज करने के लिए ही तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लाने की बात हो रही थी ना। ठीक है। तो बोल रहा है कि ग्रोइंग इनइक्वालिटी कुड बी मैच्ड बाय अ क्रीपिंग अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है। तो अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एनफोर्समेंट ऑफ स्ट्रिक्ट ओबीडियंस टू अथॉरिटी एट द एक्सपेंस ऑफ पर्सनल फ्रीडम। मतलब कि वहां पे आप जो मन चाहेंगे आप वो नहीं कर सकते। ठीक है। आपको जो है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है और एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स आपको वहां पे काम करना पड़ेगा। वहां पे आप अपना चाहोगे तो वैसा नहीं चलेगा। ठीक है। तो दैट इज ब्लॉस्टर्ड बाय टेक्नोलॉजी। ठीक है। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो आएगा ही, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो टेक्नोलॉजी तो साथ में आएगा ही। ठीक है। दैट इज इंक्रीजिंगली एबल टू पियर इनटू द डीपेस्ट वेस्टिज ऑफ आवर लाइफ। ठीक है। तो इसके आने से क्या हुआ कि वो विजिबल होगा, पियर मतलब बीइंग विजिबल। ठीक है। ओके। फिर अब क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट सेंटेंस में बोल रहा है न्यू इंस्टीट्यूशंस। ओके, न्यू इंस्टीट्यूशंस इमर्ज किए। ठीक है। न्यू इंस्टीट्यूशंस इमर्ज which recognize ways in which workers could contribute to and benefit by economic growth when rather than if their jobs are automated। ठीक है। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो नए नए इंस्टीट्यूशंस इमर्ज किए। ठीक है। और उन्होंने नया नया तरीका इजाद किया ताकि वर्कर्स जो है किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें और वो अपना हिस्सेदारी दे पाए इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी अभी के टाइम में हम देखते हैं कि जोमेटो और स्विगी जो है बहुत ही ज़्यादा सबके जुबान पे ये नाम है। ठीक है। तो आखिर ये करता क्या, ये क्या करता है, आपका फूड डिलीवरी का काम करता है। ठीक है। तो क्या था, पहले लोगों के पास काम नहीं था, मगर अब क्या है कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप स्विगी के पार्टनर बन जाते हो, आप अगर खाना पहुंचाते हो, तो क्या होता है, आपको जितना आप डिलीवरी करोगे उसके बेसिस पे आपको कुछ पैसा देगी कंपनी। ठीक है। 200 300 400 जो भी देगा। ठीक है। तो ठीक है, एक अगर देखा जाए तो एक एवरेज इंडिविजुअल जो है इंडिया में क्या 300 200 300 400 के जॉब में ही करता है। ठीक है। तो अगर उसको मिल रहा है 400 रुपया तो वो उसके लिए ठीक है, डे का अगर 300 400 मिल रहा है तो इट इज नॉट बैड। ठीक है। तो क्या ये एक नया वे फाइंड आउट किया गया, ऐसा नहीं है कि पहले भी था डिलीवरी बिजनेस, फूड डिलीवरी बिजनेस का, मगर पहले क्या था, वो एक प्रॉपर तरीके से
इस्टेब्लिश्ड नहीं था, और उसको प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश किसने किया? जोमेटो, स्विगी, ये सब ने। ठीक है, ओके। तो अब हमने ये पूरा पढ़ लिया है, और ये पैसेज किस चीज के बारे में बात कर रहा है? इसमें बात कर रहा है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में, और बोल रहा है कि इस इनइक्वालिटी को ब्रिज करने के लिए इसका यूज किया गया है। ठीक है, मगर क्या बोल रहा है कि ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रेकडाउन हुआ उसको वो नहीं रोक सकता है। ठीक है, इट कैन नॉट एड्रेस द पोटेंशियल ब्रेकडाउन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और किसके वजह से क्या होगा कि लार्ज पॉपुलेशन क्या रह जाएगा? वो अनएम्प्लॉयड रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको तो फ्री में पैसा मिलेगा तो वो काम क्यों करेगा? ओके, अब नेक्स्ट में बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे बात कर रहा है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बता रहा है कि एवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड लेबर हुआ, पुअर लॉस को हटाया गया, एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस क्या किया? उसके वजह से क्या होगा कि इट हेल्प फैमिलीज टू कोप अप विद द प्रेशर्स ऑफ मैकेनाइज्ड वर्क। ठीक है, तो ट्रेड यूनियंस जो है वो फैमिलीज को हेल्प किया। ठीक है, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। नेक्स्ट क्या बता रहा है कि यहाँ पे इसमें बात हो रहा है कि ग्रोइंग इनइक्वालिटी, इसको मैच किया जा सकता है क्रीपिंग अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, इसके द्वारा। ठीक है, और इसका मैंने बताया है कि अथॉरिटेरियनिज्म मतलब क्या होता है। ठीक है, कि आपको काम करना है, फालतू में आप बैठ नहीं सकते हो, आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या बता रहा है कि न्यू इंस्टीट्यूशंस इमर्ज हुआ, और उन्होंने नया नया तरीका इजाद किया ताकि वर्कर्स कंट्रीब्यूट कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ के तरफ। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो दो चीज हमको दिख रहा है। सबसे पहले एक तो दिख रहा है आपको स्मार्ट वर्ल्ड, ठीक है, और एक दिख रहा है हमको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अब देखिए ये स्मार्ट वर्ल्ड, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम अभी बात स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफी पहले बात हुआ था। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पैराजंबल अगर सॉल्व कर रहे हैं तो पहले किस चीज के बारे में बात करेगा? एक सीक्वेंस मैनर में अगर बात करेगा तो पहले हिस्ट्री से लेते हुए बताएगा, है ना? पहले हिस्ट्री के बारे में बताएगा, उसके बाद फिर अभी प्रेजेंट के बारे में बताएगा। तो इसी से हमें ये समझ में आता है कि ये पहला होना चाहिए, इसका यूसेज पहला होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इसीलिए हो जाएगा, आपका पहला सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, ना कि ये वाला फर्स्ट वाला। ओके, तो इसमें बात किया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या क्या किया, चाइल्ड लेबर का अबॉलिश किया, पुअर लॉस को हटाया गया। ओके, और उसके बाद फिर क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसकी वजह से क्या हुआ होगा? नए नए इंस्टीट्यूशंस आए होंगे। तो जिसकी बात कर रहा है नंबर 4 में, तो क्या बोल रहा है कि न्यू इंस्टीट्यूशंस इमर्ज, और उन्होंने रिकॉग्नाइज किया नए वेज ताकि वर्कर्स अपना कंट्रीब्यूट कर सकें इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रति। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर ली। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे? अभी प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि जब अगर 1 और 3 बचा हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले इन द एरा ऑफ स्मार्ट वर्ल्ड के बारे में ही जिक्र करेगा। ठीक है, एक जो नया कॉन्सेप्ट जो स्मार्ट वर्ल्ड में है, जो एरा ऑफ स्मार्ट वर्ल्ड में नया कॉन्सेप्ट क्या है? नया कॉन्सेप्ट क्या है? वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले ये बताएगा कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होता है, उससे क्या बेनिफिट है या क्या उससे लॉस है। ठीक है, जो और जब लॉस हो रहा है तो उसके वजह से क्या हो रहा है? बता रहा है कि इनइक्वालिटी ग्रो कर रहा है। ठीक है, इनइक्वालिटी ग्रो कर रहा है, और उसको बोल रहा है कि किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? अथॉरिटेरियनिज्म के थ्रू किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट सेंटेंस होगा आपका क्या होगा? ये थर्ड सेंटेंस हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा? आपका फोर्थ सेंटेंस हो जाएगा आपका रीअरेंजमेंट। तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है हम देख लेते हैं। इसका प्रॉपर सीक्वेंस होगा 2, 4, 1 एंड 3। ठीक है, आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि इस पैसेज में किस चीज के बारे में बात किया गया है। ठीक है, और इसको हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे भी सेम आपका इंस्ट्रक्शन सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको पहले पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो बोल रहा है नीदर द टीसैरिस्ट स्टेट नॉर द सोवियत स्टेट एडहर्ड टू द इंटरनेशनल कॉपीराइट ट्रीटीज नॉर डिड दे एंटर इनटू बायलैटरल ट्रीटीज। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? इसमें बात हो रहा है आपका टीसैरिस्ट स्टेट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और सोवियत स्टेट के बारे में। तो टीसैरिस्ट स्टेट किसको बोला जाता है? अ फॉर्म ऑफ ऑटोक्रेसी इन रशिया। ठीक है, तो ये स्टेट कहाँ पे, ये वाला किस टाइप, इस टाइप का जो गवर्नमेंट था, जो ऑटोक्रेटिक मॉडल कहाँ पे था? ये रशिया में था। ठीक है, और ये सोवियत स्टेट मतलब कि सोवियत यूनियन के बारे में बात कर रहा है। तो सोवियत यूनियन क्या है? वो मेंबर ऑफ 15 कंट्रीज हुआ करता था, 15 कंट्रीज। ठीक है, और ये इस सोवियत यूनियन को कौन डोमिनेट करता था? वो
रशिया डोमिनेट करता था, ठीक है। मतलब एक सबसे पावरफुल जो स्टेट था वो कौन था, वो रशिया था। तो क्या बोल रहा है कि ना ही टीसैरिस्ट स्टेट ना ही सोवियत यूनियन उन्होंने एडहर किया इंटरनेशनल कॉपीराइट ट्रीटीज को, ठीक है। तो इंटरनेशनल कॉपीराइट ट्रीटीज क्या होता है आपको तो समझ में होगा थोड़ा बहुत कि कॉपीराइट क्या होता है, कि अगर आपका काम है, अगर उसको कोई चोरी कर लेता है तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्टार्ट किया गया था, कॉपीराइट का या कॉपीराइट या पेटेंट ये सब डिवाइस किया गया था, ठीक है। तो इन सारे कंट्रीज मिलकर इन्होंने एक इंटरनेशनल कॉपीराइट ट्रीटी का गठन किया, ठीक है। तो इसमें बहुत लोग सिग्नेटरी होंगे, जिन्होंने ज्वाइन किया होगा तो वो उसको उसके रूल्स को फॉलो करते होंगे, और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया होगा तो वो नहीं फॉलो करते होंगे। तो बोल रहा है कि रशिया और जो सोवियत स्टेट हैं उन्होंने इंटरनेशनल कॉपीराइट ट्रीटीज का पालन नहीं किया, और नॉर डिड दे एंटर इनटू बायलैटरल टाइज, और किसी तरीके का बायलैटरल ट्रीटीज को भी उन्होंने नहीं साइन किया और उसमें एंटर नहीं किए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द सोवियत रिजीम, ठीक है। जैसे सोवियत यूनियन के बारे में बात किया, सोवियत रिजीम में क्या हुआ, एडेड टू अ स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल क्लेम ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव ओनरशिप टू ऑथर्स hindered the cultural development of the masses and only served the private interest of author and the heirs, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि सोवियत रिजीम में क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल क्लेम किया गया, ठीक है। और वो क्या क्लेम था कि एक्सक्लूसिव ओनरशिप जो था, ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव ओनरशिप टू ऑथर्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव ओनरशिप टू ऑथर्स हिंडर्ड एंड ओनली सर्व द प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ ऑथर्स एंड हियर्स, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव ओनरशिप देने से क्या हुआ, उनका प्राइवेट इंटरेस्ट क्या हो गया, वो हिंडर हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें बोलना ये चाह रहा है कि जैसे कि जो आपका जो सोवियत यूनियन था, तो उसमें बोल रहा है कि जो ऑथर्स थे, ठीक है, ऑथर्स जो वहां के थे उनको तो एक्सक्लूसिव राइट्स तो मिल रहे थे, ठीक है। मगर क्या हो रहा था, किनका राइट्स ये हो रहा था, रिवोक हो रहा था, वो जो फॉरेन ऑथर्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, टीसैरिस्ट रशियाज रिफ्यूजल टू ग्रांट प्रोटेक्शन टू फॉरेन ऑथर्स, ठीक है। तो फॉरेन ऑथर्स की बात करें, क्योंकि होता है ना, डोमेस्टिक ऑथर्स होते हैं, फॉरेन ऑथर्स भी होते हैं, जो आपके कंट्री के हैं वो डोमेस्टिक ऑथर्स हुए, और जो बाहर कंट्री के हुआ वो क्या होते हैं, वो फॉरेन ऑथर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि रशिया ने रिफ्यूज कर दिया उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, एंड ट्रांसलेशन हैड एन इकोनॉमिक रैशनल, ठीक है, उसका इकोनॉमिक रैशनल था। रशियन पब्लिशर्स वुड पे नो रॉयल्टीज फॉर फॉरेन वर्क, ठीक है। तो रशिया क्या करता था, वो ऑथर्स को रॉयल्टी पे नहीं करता था, किनको नहीं करता था, जो फॉरेन का काम होता था, ठीक है। तो क्यों नहीं करता था ये हम देखते हैं आगे, अभी तक तो हमें क्लियर नहीं है क्यों नहीं करता था, अभी हम आगे देखते हैं। तो बोल रहा था कम्युनिस्ट अप्रोच टुवर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन रिफ्लेक्टेड द आइडियल ऑफ द रीडिंग नेशन, द सोवियत यूनियन इनहेरिटेड अ लैक्स एंड आइसोलेशनिस्ट कॉपीराइट सिस्टम फ्रॉम द टीसैरिस्ट रशिया, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कम्युनिस्ट अप्रोच। अब ये कम्युनिस्ट अप्रोच क्या होता है, तो कम्युनिस्ट अप्रोच वो होता है कि इट इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ कॉमन ओनरशिप, ठीक है। मतलब कि जो पावर है, जो कंट्रोल है, वो किसी एक पर्सन या एक पार्टी के हाथ में नहीं रहेगा, वो किसके हाथ में रहेगा, वो पब्लिक के हाथों में रहेगा, ठीक है। तो वो तभी रह सकता है जब वो कॉमन ओनरशिप हो, ठीक है। अगर एक आदमी के हाथ में सब आप अगर दे दोगे कंट्रोल, तो वो क्या करेगा, वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए एक नया टाइप का मूवमेंट जो जो कॉन्सेप्ट जो है वो है क्या है, वो कम्युनिस्ट अप्रोच है, ठीक है। ओके, तो क्या बोल रहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए उनका क्या था, उनका अप्रोच था कम्युनिस्ट अप्रोच रहा, ठीक है। ओके, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द सोवियत यूनियन इनहेरिटेड अ लैक्स, लैक्स मतलब क्या हो गया, नॉट स्ट्रिक्ट, ठीक है, मतलब कि वो स्ट्रिक्ट नहीं था, ठीक है, कॉपीराइट सिस्टम को लेकर, एंड आइसोलेशनिस्ट कॉपीराइट सिस्टम फ्रॉम द टीसैरिस्ट रशिया, ठीक है। तो आइसोलेशनिस्ट मतलब क्या होता है, पर्सन फेवरिंग अ पॉलिसी ऑफ रिमेनिंग अपार्ट फ्रॉम द अफेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ अदर ग्रुप्स, स्पेशली द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है। मतलब उसको, रशिया को जो था दूसरे कंट्री से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। इसीलिए वो क्या करता था, वो जो इंटरनेशनल कॉपीराइट ट्रीटीज था उसको साइन नहीं किया था, ना ही उसको फॉलो करता था, एडहेयर नहीं करता था, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रही है। एक तो आपका बात हो रही है आपका इंटरनेशनल कॉपीराइट ट्रीटीज के बारे में बात हो रही है, या सिस्टम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे दो चीज के बारे में बात किया गया है, किसके बारे में बात किया गया है, एक तो टीसैरिस्ट स्टेट के बारे में बात किया गया है, और एक
सोवियत स्टेट के बारे में बात किया गया है। तो हमने डिस्कस कर लिया है कि टी सैरिस्ट स्टेट किसका है और वो सोवियत स्टेट किसका होता है, क्या है। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसको कैसे हम अप्रोच करेंगे और इसका पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए। तो देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें तो बात किया गया ऑथर के बारे में बात किया गया, ठीक है, और सोवियत यूनियन के बारे में बात किया गया, सोवियत रिजीम के बारे में बात किया गया और टी सैरिस्ट स्टेट के बारे में बात किया गया। ठीक है, ये टी सैरिस्ट स्टेट तो इम्पोर्टेंट तो है ही, बिल्कुल है, ठीक है, मगर यहाँ पे बात किस चीज के बारे में हो रहा है, एक सोच के बारे में बात हो रही है। और वो सोच क्या था, वो क्या है, वो है कम्युनिस्ट अप्रोच। यही सोच के बारे में बात हो रही है, द कम्युनिस्ट अप्रोच, इसके बारे में ही बात हो रही है। इसीलिए इसका डिस्कशन हम, इसीलिए ये क्या होगा, ये आपका पहला सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि इसी सोच के बेसिस पे ही तो रशिया या सोवियत स्टेट ऐसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पहला सेंटेंस हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, हम देखते हैं। तो कम्युनिस्ट अप्रोच है, तो अब हमें ये भी बताना पड़ेगा कि कम्युनिस्ट अप्रोच को कौन कौन, उस अप्रोच को कौन कौन फॉलो करता है। तो हम अगर पहला सेंटेंस देखेंगे तो इसमें किसके बारे में बात किया, एक तो टी सैरिस्ट स्टेट के बारे में बात किया है और एक सोवियत स्टेट के बारे में बात किया है। और यही बोल रहा है कि दे डिड नॉट अडहेयर टू द इंटरनेशनल कॉपीराइट ट्रीटीज नॉट डिड दे एंटर इनटू द बायलैटरल ट्रीटीज। ठीक है, तो यही दो स्टेट हैं जो आपका कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, आपका सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका, थर्ड स्टेटमेंट क्या हो सकता है, हम देखते हैं। ओके, ओके, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि टी सैरिस्ट रशिया क्या कर रहा है, रिफ्यूजल टू ग्रांट प्रोटेक्शन टू फॉरेन ऑथर्स। तो वो क्या बोल रहा है कि उन्होंने फॉरेन ऑथर्स को प्रोटेक्शन ग्रांट करने के लिए रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, और बोल रहा है कि उसका एक इकोनॉमिक उसका भी एस्पेक्ट था, क्या था उसका, कि दे वुड नॉट पे एनी रॉयल्टीज फॉर फॉरेन वर्क, वो फॉरेन काम को वो रॉयल्टी पे नहीं करते थे। ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में क्या बोल रहा है, द सोवियत रिजीम एडेड टू अ स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल क्लेम ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव ओनरशिप टू ऑथर्स हिंडर्ड एंड ओनली सर्व द प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ ऑथर्स एंड पीयर्स। तो हमको ये पढ़ने से भी लग रहा है कि ये आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका थर्ड सेंटेंस होगा और ये आपका हो जाएगा फोर्थ सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या एक कंक्लूडिंग बात कर रहा है कि उन्होंने क्या किया, दे ग्रांटेड एक्सक्लूसिव ओनरशिप टू ऑथर्स हिंडर्ड एंड नॉट एंड ओनली सर्व द प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ ऑथर्स एंड देयर हियर्स। ठीक है, तो वो किसके इंटरेस्ट को केटर करता था, सिर्फ ऑथर्स एंड हियर्स को। ठीक है, ओके, मतलब जो डोमेस्टिक जो ऑथर्स थे एंड हियर्स थे उनके इंटरेस्ट को वो क्या करता था, वो प्रोटेक्ट करता था, और जो फॉरेन ऑथर्स थे उनके इंटरेस्ट को वो क्या करता था, हिंडर करता था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर सीक्वेंस। तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस हम लिख लेते हैं, क्या होगा, 4 1 3 एंड 2। तो ये आपका क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में सही है। ठीक है, okay, so by this we come to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.